नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। मध्य प्रदेश, जी हां, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। हर किसी की नजर इस सियासी माहौल पर पड़ रही है और सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है, तो कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी भी लगातार चुनावी राज्यों में दौरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि राजनीति में 33% महिला आरक्षण के बाद से ही महिला और ओबीसी की सियासत तेज हो गई है। शायद ही कोई ऐसी रैली हो जिसमें महिला आरक्षण और ओबीसी का जिक्र ना हो। दरअसल केंद्र की सियासत से लेकर प्रदेश तक की सियासत में ओबीसी वो फैक्टर है जिसके बलबूते सरकार बनती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 50% से ज्यादा ओबीसी की आबादी है और छत्तीसगढ़ में 40% से ज्यादा ओबीसी की आबादी है। ऐसे में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग इस बार किसकी नैया पार लगाता है, ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच किस तरह से जुबानी जंग चल रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले इंडिया न्यूज ने एक सर्वे किया है जिससे पता चलता है कि जनता की नब्ज क्या है या फिर मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है, मौजूदा पक्ष में राजनीति क्या कुछ कहती है। हमने कुछ सवाल पूछे, सवाल में कुछ सारे विषय पूछे जो चुनावी नब्ज को दर्शाते हैं। एक एक कर उन सवालों को आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखिए कि जनता ने क्या राय दी है। सबसे पहला सवाल, छत्तीसगढ़ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के बाद क्या सत्ता परिवर्तन का माहौल बन गया है? हां कहने वाले लोगों की राय 40% यानी कि माहौल बन गया है। ना कहने वाले लोगों की राय 38% और कह नहीं सकते या फिर हमें पता नहीं है 22%। एक और दूसरा सवाल हमने पूछा। वो दूसरा सवाल क्या था? वो दूसरा सवाल था, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है, इसका क्या असर होगा? पार्टी को फायदा होगा 23%, पार्टी को नुकसान होगा 24%, मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेंगे 33%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 20%। एक और सवाल हमने पूछा। वो सवाल क्या था? छत्तीसगढ़ आपके लिहाज से बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? कांग्रेस का कुशासन 14% लोग माने, भ्रष्टाचार 3%, मात्र 3% लोग मानते हैं, बेरोजगारी 30% लोग मानते हैं और विकास 40% लोग मानते हैं। 13% लोग ऐसे थे इस पूरी राय में जो कहते थे कि हां, हम इस पूरे मामले पर कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं है या कंफ्यूज। एक और सवाल हमने पूछा। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सवाल था कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएस सिंहदेव की तारीफ की है, इसके मायने क्या है? कांग्रेस में खींचतान बढ़ेगी 17% लोग मानते हैं। सिंहदेव बघेल में दरार है 3% लोग मानते हैं। कांग्रेस को नुकसान होगा 40% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 40% लोग कहते हैं। अब इन तमाम बातों के बीच ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच आज चुनावी रैलियों में, क्योंकि दोनों की चुनावी रैलियां किस तरीके से बयान आए, एक बार इन बयानों को देखिए और समझिए कि आखिर आने वाले चुनाव की राजनीति किस ओर जा रही है। वो मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को गाली देने से नहीं चूकते। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी से कांग्रेस नफरत करती है, कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है।
ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी, इसका ये उदाहरण है। महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये 2 लाइनों को आप बदलिए। ओबीसी आरक्षण महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, ये आपको हमने बताया। लेकिन इसके पहले आप दोनों राज्यों में ओबीसी की ताकत को समझिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक ताकत को समझिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग 50.09% है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी 41% है। और ये जो संख्या है, ये संख्या तय करती है कि दोनों ही राज्यों में किसकी सरकार बनेगी या कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में बैठेगा। इसलिए दोनों ही नेताओं के चुनावी भाषणों में आपको अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का जिक्र मिलेगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी के गढ़ कौन कौन से हैं, वो इलाके कौन कौन से हैं, या फिर वो जिले कौन से होंगे। चंबल की बात करते हैं, ग्वालियर, बुंदेलखंड, मालवा, भोपाल, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और बालाघाट। ये तमाम जिले हैं जहां पर ओबीसी की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा भी जो दूसरे जिले हैं वहां पर भी अच्छी खासी संख्या है। करीब अलग अलग जातियों का अलग अलग समीकरण है और कुल मिलाकर ऐसा कोई जिला मध्य प्रदेश में नहीं है जहां पर ओबीसी मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर ना हो। मध्य प्रदेश में 2 जातियां राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक अनुसूचित जनजाति और दूसरी ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। अब आपको बताते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में कितने ओबीसी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने 40% ओबीसी उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था, बीजेपी ने 39% ओबीसी उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद अब जो चुनावी टिकट वितरण होगा उसमें स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि आपने 33% आरक्षण की व्यवस्था संसद में तो कर दी, विधानसभा चुनाव में भी उपस्थिति देनी होगी, तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट देंगी और महिलाओं को टिकट देंगी तो स्वाभाविक तौर पर जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है कि आरक्षण में भी आरक्षण यानी कि महिला आरक्षण में भी ओबीसी महिलाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। तो अभी जो 3 राज्यों की सूची या लिस्ट निकलेगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उनकी सूचियों से या उनकी उम्मीदवारों की लिस्ट से ये पता चल जाएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी अपनी बात पर अड़ती है, यानी कि उसकी कथनी और करनी में कहीं अंतर तो नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी गारंटी का जिक्र किया है, क्योंकि आजकल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी भाषण में गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। गारंटी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी फ्रीबीज की गारंटी दे रही है और कांग्रेस 5 गारंटियों का जिक्र कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस जो सत्ता में पहुंची है उसमें बड़ा रोल है 5 गारंटी का। कमलनाथ ने बढ़ाकर इसे 11 गारंटी कर दी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस गारंटी की परिभाषा को बदला है। और वो गारंटी की परिभाषा क्या है, खुद सुना रहे हैं, खुद बता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़
आकंठ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। एक बात तो तय है कि जो 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना की स्थिति अलग है, वहां से उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन ये जो 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बीजेपी एन केन प्रकारण इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में इन राज्यों में जीत चाहती है। और सबसे बड़ी खास बात है इस विधानसभा चुनाव की कि इस विधानसभा चुनाव ने बीजेपी ने एक संकेत तो साफ दे दिया है कि यहां पर क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई चेहरा नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि कोई गुटबाजी बीजेपी नहीं चाहती है। इन तमाम राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, बीजेपी के आपस के नेताओं में बड़ी गुटबाजी है। किसी एक चेहरे को आगे करेंगे तो दूसरा और तीसरा और चौथा चेहरा नाराज हो जाएगा। पार्टी ये रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। चेहरे को लेकर कोई लड़ा नहीं। चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि राज्य का चेहरा कौन होगा, सत्ता की चाबी किसके पास होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा और नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी गारंटी होगी। अब आपको यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कब छत्तीसगढ़ के दौरे पर कहां कहां गए। 9 मई 2015 वो रायपुर पहुंचे। 21 फरवरी 2016 को वो डोंगरगढ़ गए। 1 नवंबर 2016 को फिर वो रायपुर पहुंचे। 14 अप्रैल 2018 को वो बीजापुर पहुंचे और 14 जून 2018 को भिलाई पहुंचे और 22 सितंबर 2018 को जांजगीर पहुंचे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। मैं आपको एक एक कर बता रहा हूं कि किस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पर नजर बनाए हुए हैं और वहां जाकर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, वो राज्य सरकार की विफलताओं का जिक्र कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब गारंटी तो हम आपको देंगे और गारंटी ही मेरा संकल्प है। वो 9 नवंबर को फिर पहुंचते हैं। 9 नवंबर 2018 को जगदलपुर। इसके साथ साथ 8 फरवरी 2019 को वो रायगढ़ पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 2019 को वो कांकेर पहुंचते हैं और 16 अप्रैल 2019 को वो कोरबा भाटापारा पहुंचते हैं। 7 जुलाई, कुछ दिन पुरानी बात है, 7 जुलाई 2023 को वो फिर रायपुर पहुंचते हैं। 14 सितंबर 2023 को वो रायगढ़ पहुंचते हैं। आपने देखा रायगढ़ का वही मंच जहां पर देश के प्रधानमंत्री की तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कर दी। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप राज्य के हिस्से की योजनाओं का पैसा नहीं दे रहे हैं, राज्य के हिस्से का जो जीएसटी कलेक्शन है उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जब भी हमने मांगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ फैलाकर हमको दिया। कितना अंतर है। 30 सितंबर 2023 को फिर वो बिलासपुर पहुंचे, यानी कि आज। तमाम सारी तस्वीरें हैं। क्यों इतने सक्रिय हैं? क्योंकि जानती है बीजेपी कि राज्य के नेतृत्व में उतनी स्थिति नहीं है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत है। इसलिए उससे बड़ी उपस्थिति देनी होगी और उससे बड़ी उपस्थिति किसकी है? उससे बड़ी उपस्थिति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। वहीं कांग्रेस की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक रैली की, वहां सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर फिर हमला बोला। किस तरीके से, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है।
नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। हिंदुस्तान को तो ये चलाते हैं। असल में तो चुनावी राज्यों में मैं आपको इसलिए लेके गया था क्योंकि वहां के तापमान को आपको बताना चाहता था और करीब करीब हर रोज इन चुनावी राज्यों का तापमान क्या है इसका अंदाजा लगाना जरूरी है क्योंकि यही तापमान 2024 का तापमान भी तय करेगा।